Namaskar everyone. So in last lesson we discussed about the mental disorders. Now we are going to start with the neurodevelopmental disorder. कि न्यूरोडेवलपमेंटल डिसऑर्डर क्या होता है, ये हमारा फर्स्ट डिसऑर्डर है जिसके बारे में हम स्टार्ट करने वाले हैं. तो न्यूरो डेवलपमेंटल वर्ड से हम समझ पा रहे हैं कि वो न्यूरॉन्स और न्यूरोलॉजिकल ब्रेन फंक्शनिंग के बारे में हम इसके अंदर बात करने वाले हैं. तो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? ये ग्रुप ऑफ कंडीशंस होती हैं जो कि टिपिकली एक बच्चे के अर्ली चाइल्डहुड के टाइम पे होती हैं और अफेक्ट करती हैं उसके डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन को और नर्वस सिस्टम को. सो बेसिकली क्या होता है कि जब एक बच्चा डेवलप होता है, बच्चा पैदा होता है, तो वो उसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है. धीरे धीरे वो उसका ग्रोथ होती है, उसका ब्रेन डेवलप होता है, वो चीज़ें नई नई सीखता है. तो ये फर्स्ट 2 years जो होते हैं बच्चे की लाइफ में बहुत क्रूशियल पीरियड होते हैं उसके लिए. तो उस चीज़ में वो लोग उस चीज़ का ये जो डॉक्टर्स होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, जो केयर गिवर्स होते हैं, ये सब चीज़ें ध्यान रखते हैं कि बच्चे की जो डेवलपमेंट है वो डिले तो नहीं हो रही किसी भी चीज़ की वजह से. अगर वो डिले हो रही है तो कहीं ना कहीं उसके ब्रेन फंक्शनिंग में प्रॉब्लम हो रही है या फिर नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कोई इश्यूज हो रहे हैं. बहुत सारे रीजंस अपने हो सकते हैं. तो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी ब्रेन, कैसे कि वो हमारे ब्रेन फंक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं, ऑल्टर करते हैं न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट्स को, जिसके वजह से डिफिकल्टीज होती हैं किसी भी बच्चे को कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल फंक्शनिंग के अंदर. तो मोस्ट कॉमन अगर हम बात करें न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स की, तो वो हमारे ये 7 मोस्ट कॉमन न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं. और ये जो डिसऑर्डर्स होते हैं इनका जो इसकी वजह से क्या होता है कि इम्पेयरमेंट होता है. इम्पेयरमेंट मीन्स हमारे प्रॉब्लम होती है फंक्शनिंग में वेरियस एरियाज के अंदर. कॉग्निटिव में आप डेली एक्टिविटीज नहीं कर सकते, आपको सोशल इंटरेक्शन, आपको पब्लिक के साथ कम्युनिकेट करने में, आपको फ्रेंड्स बनाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, आपको अपने खुद के काम करने में प्रॉब्लम हो रही है. तो ये जो डिलेड होता है डेवलपमेंट के अंदर, इसमें हम बताते हैं कि भाई न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होने के चांसेस जो होते हैं बच्चे के अंदर, रिस्क जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है. सो दीज आर दी 7 टाइप ऑफ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स विच वी आर गोइंग टू कवर. So first is autism spectrum disorder, intellectual disabilities, specific learning disorder, communication disorder, Tourette syndromes, attentional deficit hyperactivity disorder ADHD जिसे हम कहते हैं, fragile X syndrome. So first हम बात करेंगे कि न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के सिम्टम्स क्या होते हैं. तो न्यूरो डेवलपमेंटल सिम्टम्स जो होते हैं वो क्या होता है, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के बहुत सारे साइंस होते हैं, सिम्टम्स होते हैं. और ये जो है बच्चे की एक बहुत यंग, जो बच्चा इन्फेंट जो होता है उसके अंदर ही शो होना स्टार्ट हो जाते हैं, बच्चे के फर्स्ट ईयर के अंदर ही. यूजुअली प्री स्कूल ईयर्स के अंदर भी ये चीज हम बच्चों के अंदर देखते हैं. बट सम केसेस के अंदर जैसे कि स्कीजोफ्रेनिया हो गया, सिम्टम्स जो होते हैं वो बाद में टीन एज के अंदर आने के बाद में बच्चे के अंदर डेवलप या ग्रो होते हैं और यंग अडल्टहुड के अंदर ये चीज डेवलप होती है. साइंस और सिम्टम्स जो होते हैं न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के वो वेरी करते हैं कि क्या स्पेसिफिक डिसऑर्डर उसका हो सकता है, कि उसको ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर हो रहा है. क्योंकि न्यूरो डेवलपमेंटल हम ये नहीं कह सकते किसी भी इंसान के लिए कि उसको न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है. बट उसके अंदर भी तो बहुत सारी वैरायटी ऑफ डिसऑर्डर्स होते हैं. जैसे कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम वाले बच्चों के हम बात करेंगे कि वो फर्स्ट 2 years के अंदर हम उनके डिसऑर्डर्स के मतलब उनके सिम्टम्स को हम पहचान सकते हैं. वो बेसिकली इस टाइम पे वो फुली शो कर देते हैं कि हाँ ये हाई रिस्क ऑफ बच्चा है जिसके अंदर चांसेस हैं कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर उसको हो. इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी बच्चे के अंदर हम स्टार्टिंग से ही देख सकते हैं. कम्युनिकेशन डिसऑर्डर, थोड़ा बच्चा जब अपने स्कूल एज के अंदर आता है तब हम उसको देख सकते हैं कि किस अकॉर्डिंग बच्चा इंटरेक्ट कर रहा है सोशली, अपने दोस्तों के संग, अपने स्कूल में क्या एनवायरनमेंट है उसके थ्रू. तो सिम्टम्स जो होते हैं इसके वो वेरी करते हैं कि क्या स्पेसिफिक डिसऑर्डर उस पर्सन को होगा. सिम्टम्स पढ़े थे. अब हम बात करेंगे कि सिम्टम्स फॉर एग्जांपल कि इन डिसऑर्डर्स के लिए क्या क्या सिम्टम्स बेसिक जो देखे जाते हैं. स्कीजोफ्रेनिया में कैसे पता चलता है कि इंसान को स्कीजोफ्रेनिया है? वो अपने फ्रेंड्स से विड्रॉल करेगा, बात नहीं करेगा, फैमिलीज के साथ उसको बैठना पसंद नहीं होगा, बात करना, इंटरेक्ट करना पसंद नहीं होगा, बहुत ही डिसऑर्गेनाइज थॉट्स होंगे इंसान के. डिल्यूजन या हेल्यूसिनेशंस क्या होते हैं कि आपको किसी भी चीज के प्रेजेंट, मतलब कोई आपको वॉइस आ रही है तो उसे हम ऑडिटरी हेल्यूसिनेशंस कहते हैं. कोई प्रेजेंट नहीं है उस जगह पे बट आपको कोई इंसान दिख रहा है तो उसे हम विजुअल हेल्यूसिनेशंस कहते हैं. तो ऐसे वैरायटी ऑफ हेल्यूसिनेशंस होते हैं जो हम स्कीजोफ्रेनिया में पर्टिकुलरली इन डेप्थ जाके पढ़ेंगे. इन ADHD बच्चा बहुत या तो इनअटेंटिव होगा,
उसके बाद में बहुत ज़्यादा या तो वो इम्पल्सिव होगा किसी भी चीज़ को लेके, हाइपर एक्टिव होगा, वो किसी भी एक पर्टिकुलर वर्क के ऊपर या टास्क के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करेगा, वो जल्दी से जल्दी डिस्ट्रैक्शन होगा। तो ये जो सिम्टम्स होते हैं बच्चों के अंदर, जो बच्चे बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ पे पर्टिकुलर अटेंशन नहीं दे पाते, वो उन बच्चों के अंदर ADHD होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। ऑटिज्म की बात करें तो बच्चा बात करते हुए बिल्कुल आई कांटेक्ट करना पसंद नहीं करेगा, या तो बहुत कम आई कांटेक्ट करेगा, वो कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएगा सामने, कि वो उसके खुद के थॉट्स जो होते हैं उसको सामने वाले को बता नहीं पाएगा, सामने वाले के थॉट्स क्या हैं वो खुद समझ नहीं पाएगा उन चीज़ों को। किसी को भी मतलब कोई भी ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिसके अंदर उनको सेल्फ हार्म की भी पॉसिबिलिटीज होती है और हार्म टू अदर्स की भी पॉसिबिलिटीज होती है। टॉट सिंड्रोम की अगर बात करें तो टिक सच एज आई ब्लिंकिंग, बहुत जल्दी जल्दी आई ब्लिंक करता है बच्चा, शोल्डर्स को एकदम टाइट करके बैठता है, कफिंग कर रहा है बोलने से पहले, ये सब चीज़ें सिम्टम्स होती हैं जो हमने बेसिक कुछ हमने एग्जांपल लेके समझा है, बाकी हम इन डिटेल सारे डिसऑर्डर्स को पढ़ेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कॉजेस की क्या। अभी तो हमने पढ़ा कि न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, क्या क्या साइंस होते हैं जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स क्या है। फिर हम बात करेंगे कि कॉजेस क्या होते हैं न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के। तो जो कॉज होता है न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर का वो अभी भी अननोन है कि किस वजह से होता है, बट कुछ केसेस के अंदर ये बोला जाता है कि भाई ये जेनेटिक फैक्टर भी हो सकता है, क्योंकि आपके ज़्यादातर हम बात करते हैं कि किसी पेरेंट में या फिर आपके फैमिली रिलेटिव्स में कभी भी आप डॉक्टर के पास जाओगे या साइकोलॉजिस्ट के पास जाओगे, काउंसलर के पास जाओगे तो फैमिली हिस्ट्री लेते हैं। तो फैमिली हिस्ट्री क्यों लेते हैं? क्योंकि फैमिली हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा आपको पता चलता है कि अगर आपकी फैमिली में ऐसा कोई इंसान है जो कैरियर है इस चीज़ का, या फिर जो आपकी फैमिली में किसी आपके दादा को या फिर रिलेटिव को, फैमिली में मदर फादर को किसी को है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं कि बच्चे के अंदर वो डिसऑर्डर हो सकता है। रिसर्चर्स भी इस चीज़ को बिलीव करते हैं कि जेनेटिक फैक्टर्स जो होता है वो इंक्लूड होता है, और ये अपने प्रेगनेंसी के टाइम पे भी हो सकता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में जो डेवलपमेंट होता है ये डिसऑर्डर्स का वो ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि बच्चे का वेट अगर बहुत कम है एट द टाइम ऑफ बर्थ तो चांसेस हैं कि क्योंकि उसका डेवलपमेंट इतना प्रॉपर नहीं हुआ है तो नर्वस सिस्टम के अंदर कहीं ना कहीं इश्यूज या ब्रेन फंक्शनिंग में कहीं इश्यूज आए। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम क्या है, या फिर इन्वायरमेंट के थ्रू आपके लेड इनटेक ज़्यादा हो रहा है तो उसके थ्रू भी ये चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। फीटल एक्सपोजर क्या है, मतलब कि जो बच्चे को मदर जब प्रेग्नेंट है तो उसने अल्कोहल कंजप्शन ज़्यादा किया है या फिर ड्रग ज़्यादा किया है या स्मोकिंग की है, तो बच्चे के अंदर चांसेस है कि उसके अंदर न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। या फिर प्री मैच्योर बर्थ हो रहा है, आपका जो प्रेगनेंसी है वो 7 मंथ के अंदर हो रही है जो कि 9 मंथ में होनी चाहिए, तो उस केस के अंदर बच्चे के न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। बाकी न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, उसके साइंस क्या होते हैं, उसके कॉजेज क्या होते हैं। अब हम बात करेंगे कि ट्रीटमेंट क्या होते हैं न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के। तो एक बेसिक हम अगर बात करें तो प्रॉपर क्योर नहीं है न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स का, बट इफेक्टिव थेरेप्यूटिक स्ट्रैटेजीज हैं जो कि हेल्प करती हैं कंट्रोल करने के लिए साइंस को और सिम्टम्स को किसी भी न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के लिए। हम मेडिकेशन जो होती है वो अवेलेबल होती है कि बच्चे की एंजाइटी को, एजिटेशन को, टिक को या हाइपर एक्टिविटी को रिड्यूस कर सके, बट वो खत्म नहीं कर सकती। बिहेवियर थेरेपीज और साइकोथेरेपीज जो होती हैं वो भी थेरेपिस्ट जो होता है, अगर आप काउंसलर से कंसल्ट कर रहे हो, थेरेपिस्ट से कंसल्ट कर रहे हो विद मेडिकेशन, तो वो भी हेल्प करती है बच्चे को और पेरेंट्स को कि वो अपने खुद के बिहेवियर को मैनेज करें, खुद के बिहेवियर पैटर्न को करें। अगर बच्चा थोड़ा बड़ा है या एडल्ट है तो वो साइकोथेरेपीज जो होती हैं वो उनको हेल्प करती हैं कि वो कैसे अपनी बात को रख सकें, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ा सकें। काउंसलर उनको हेल्प करते हैं कोपिंग स्ट्रैटेजीज या कोपिंग टेक्निक्स, उनको अपने खुद के बिहेवियर को कंट्रोल करने की, किसी एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में रिएक्ट करने की, सिचुएशन के अंदर आपको किसी इंसान से कैसे इंटरेक्ट करना है, तो ऐसे उनको डिफरेंट कोपिंग स्किल्स थेरेपिस्ट जो होते हैं वो सिखाते हैं। और कोई एक सर्टेन वे नहीं होता न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर को प्रिवेंट करने का, बट ये लिंक करते हैं अपन एनवायरमेंट और जेनेटिक फैक्टर्स के साथ में भी होता है। जैसे बच्चे को ऑटिज्म हो सकता है, ADHD हो सकता है, अगर उसकी प्रीनेटल केयर जो है वो इंक्रीज हो जाएगी तो चांसेस जो होते हैं बच्चे के अंदर ऑटिज्म, ADHD या न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होने के वो रिड्यूस हो जाते हैं। तो न्यूरोबायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। रेगुलर वेलनेस चेकअप आप करवा सकते हो जिसके थ्रू आपके जो डॉक्टर हैं वो रिकॉग्नाइज कर सके कि क्या ये साइंस है
इसकी वजह से बच्चे के अंदर डिसऑर्डर हो सकता है, या फिर अर्ली इंटरवेंशन आप उसके अंदर ले सकते हो, जैसे कि अपने प्रिवेंशन की बात की कि प्री नेटल केयर जो है वो अच्छी हो, तो वो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर से बच्चे को ओवरकम चैलेंजेस जो होने वाले होते हैं न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के, उससे वो प्रिवेंट कर सकते हैं हम। तो हम बात करेंगे बेसिकली जैसे हम बिहेवियर थेरेपी दे सकते हैं, तो थेरेपिस्ट जो होते हैं वो CBT या फिर अप्लाइड बिहेवियरल एनालिसिस इन सब चीजों का यूज करते हैं, स्पीच थेरेपी का यूज कर सकते हैं, जो कि बेनिफिशियल होती हैं न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के लिए। और ये जो है ये एडल्ट्स को जैसे बेसिकली ज्यादातर जो अपनी CBTs होती हैं, साइकोथेरेपीज होती हैं या फिर अदर बिहेवियरल थेरेपीज जो होती हैं, ये हम यूटिलाइज करते हैं एडल्ट्स के लिए जिनको न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, जैसे कि ADHD वालों के साथ हम CBT को बहुत अप्लाई करते हैं। अगर हम अप्लाइड बिहेवियरल एनालिसिस की बात करें तो ये जो है उसका इम्पैक्ट होता है बिहेवियर पे चिल्ड्रन के, जो कि बच्चा जिसको ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होता है और ADHD होता है, तो हम इसके अंदर इन दो थेरेपीज का बहुत बेसिक यूज कर सकते हैं। फिर अगर हम बात करें तो रिपीटेड ट्रांजिशनल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन होता है, जिसके अंदर ये बेसिकली हम डिप्रेशन के लिए यूज करते हैं ये थेरेपी। बट रिसर्चर्स ने ये बोला कि ये जो थेरेपी है ये बेनिफिट देती है न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर वाले बच्चों को भी। तो मल्टीपल स्टडीज के अंदर इसका एविडेंस दिया गया है। फिर हम बात करते हैं मेडिकेशंस की। तो मेडिकेशंस ऑब्वियसली आप प्रिस्क्राइब कर सकते हो बच्चों को भी और अडल्ट्स को भी जिनको ADHD होता है, जिसके थ्रू वो अपनी जो उनके एक्टिविटीज होती हैं, उनके हाइपर एक्टिव है या फिर वो बहुत ज्यादा इनअटेंटिव है किसी चीज को लेके, तो उस चीज को वो रिड्यूस कर सके, ना कि खत्म कर सके। सो दिस इज ऑल अबाउट दी साइंस, neurodevelopmental disorder, cause, treatment, basic. We are going to cover autism spectrum disorder in our next lecture and this will be like very interesting for you guys. बहुत कुछ इंटरेस्टिंग सीखने को मिलेगा, so please be connected with us होगा। एंड दिस इज अबाउट दी न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स कि वो क्या होते हैं। बट अब इसके अंदर जो भी बाकी डिसऑर्डर्स हैं जैसे ADHD हो गया, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम हो गया, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज हो गया एंड सो ऑन, वो हम सारे कवर करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर। और नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के अंदर, जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। उसके अंदर मैं आपको रिसर्चेज एग्जाम्पल सबके साथ डिस्कस करूंगी। So please be connected with us and like, subscribe and share my channel and comment below if you have any doubts. Thank you so much.